जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। आज दी पब्लिक इंडिया में मैं एक पुरानी कहावत का जिक्र करना चाहता हूं, जिसमें कहा गया है कि आदमी शक्तिशाली नहीं होता है, समय शक्तिशाली होता है। समय के अनुसार कभी तो आदमी बहुत ज्यादा शक्ति वर्धक हो जाता है, उसके अंदर बहुत ज्यादा शक्ति आ जाती है, जहां कदम रखता है उसे सफलता मिलती है। और जब समय पलटता है तो ऐसा समय आता है जब वो बिल्कुल शक्तिहीन हो जाता है। और ये संदर्भ लिया गया था जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में थे और उन्होंने अर्जुन से कहा कि गोपियों को लेके तुम मथुरा चले जाओ। और अर्जुन से बड़ा धनुर्धर कोई हो नहीं सकता था, बड़ा शक्तिशाली धनुर्धर था और उसके बाण के सामने कोई टिक नहीं पाता था। तो जब वो चले गुजरात से, द्वारिका से, तो राजस्थान होते हुए जब वो आ रहे थे उत्तर प्रदेश की तरफ, तो रास्ते में भीलनियों के गांव पड़े, जंगल पड़े। और क्योंकि समय बदल चुका था और जिसका आभास अर्जुन को नहीं था, तो भीलनियों ने गोपियों को लूट लिया था और अर्जुन के बाण और वही गांडीव था, लेकिन अर्जुन कुछ कर नहीं पाए क्योंकि समय हो तो बलवान, वही अर्जुन वही बाण। ये समय का फेर है। अब ये समय का फेर हमें दिखाई पड़ता है कि किस प्रकार से आसपास घूमने वाले, चाटुकारिता करने वाले, चमचागिरी करने वाले आपका किस प्रकार से महिमा मंडन करते हैं और जब समय बदलता है तो आपका साथ छोड़ देते हैं। और ये सबके साथ होता है, ये जीवन का चक्र है। बहुत सारी घटनाएं इस समय भारतवर्ष के अंदर घट रही हैं, जिससे आपको अंदाजा होगा कि जो संदर्भ मैंने लिया वो कितना सच है। देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ब्रुनई और विदेश की यात्रा करके भारतवर्ष लौटे। आपने हमेशा देखा होगा कि जब भारतवर्ष के अंदर माननीय मोदी जी आया करते थे तो कम से कम 4-5 वरिष्ठ अधिकारी उन्हें रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट जाया करते थे। और जेपी नड्डा साहब, जो कि उस समय केवल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, वो अवश्य वहां मौजूद रहते थे। मोदी जी का स्वागत होता था और एक एयरपोर्ट के बाहर एक शमियाना लगाया जाता था, जहां पे ये बखान होता था, ये बताया जाता था कि माननीय मोदी जी ने विश्व के अंदर भारत का डंका बुलवा दिया है और झंडा बुलंद है भारतवर्ष का। माननीय मोदी जी के समय से और उसके पहले 2014 के पहले भारतवर्ष के प्रधानमंत्रियों को कोई इस प्रकार का स्नेह और इस प्रकार का सम्मान नहीं मिलता था। जबकि वास्तविकता यह है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को, इंदिरा जी को, मनमोहन सिंह जी को, अटल जी को, सभी देश के प्रधानमंत्रियों को जितना सम्मान मिला है, लेकिन वो एक मीडिया से संबोधित होकर और गोदी मीडिया के माध्यम से उसका प्रचार प्रसार नहीं करते थे और ये नहीं बताते थे कि विश्व में हमारा डंका बोल रहा है, लेकिन वास्तविकता में डंका बोला करता था। जब ये लोग, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, विदेश जाते थे, जब वहीं के गोरे नस्ल के लोग सड़क के किनारे लाइन लगा के उनका अभिवादन करते थे। आजकल माननीय मोदी जी जाते हैं तो उसमें अगर आप फोटोग्राफ को नजदीकी से देखेंगे तो उसमें केवल हिंदुस्तानी लोग आपको दिखेंगे और हिंदुस्तानियों में भी गुजराती लोग दिखेंगे। जब इस बार मोदी जी विदेश यात्रा से लौटे हैं तो वहां पे नड्डा जी भी मौजूद नहीं थे। अगर आप फोटोग्राफ को ध्यान से देखेंगे, जब मोदी जी को रिसीव करने, केवल एक व्यक्ति उनको रिसीव करने के लिए पहुंचा था। तो क्या देश की जनता को, देश की सरकार को, सत्ता में बैठे हुए लोगों को, ब्यूरोक्रेट्स को, फॉरेन सर्विसेज के लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को यह महसूस हो गया है कि आरएसएस जिस प्रकार का रुख दिखा रहा है, मोदी जी अब कुछ दिन के मेहमान हैं और उसके बाद एक नए प्रधानमंत्री का चुनाव होगा या सत्ता बदलेगी, इसलिए माननीय मोदी जी को रिसीव करने एयरपोर्ट में केवल एक व्यक्ति पहुंचा। कौन व्यक्ति था इसका पता थोड़े दिनों में चल ही जाएगा। तो एक घटना तो यह हुई जिससे कि समय के हो रहे परिवर्तन का अंदाजा लगाया जा सकता है। दूसरी घटना देखिए, हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार की भगदड़ मची हुई है और जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि सावित्री जिंदल,
जो कि नवीन जिंदल की माताजी हैं और भारतवर्ष की सबसे अमीर महिला हैं, ओपी जिंदल साहब की पत्नी हैं। और जेएसडब्ल्यू स्टील आप जानते हैं हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा उपक्रम है जो कि लाखों करोड़ों रुपए का मार्केट कैपिटलाइजेशन जिसका है। सावित्री जिंदल जी चुनाव लड़ना चाहती थी या नहीं लड़ना चाहती थी, इसी पे प्रश्न चिन्ह बना हुआ था। जहां तक हम लोगों के सूत्रों से हमें पता था, सावित्री जिंदल जी इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लड़ना चाहती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यह प्रचारित प्रसारित किया कि सावित्री जिंदल इलेक्शन लड़ने में इंटरेस्टेड नहीं है। और आपको पता ही है कुरुक्षेत्र में इस बार जो चुनाव हुआ वो नवीन जिंदल जो कि कांग्रेस में रहे और उनके पिताजी ओम प्रकाश जिंदल साहब भी कांग्रेस में लंबे समय तक रहे, मंत्री रहे और नवीन जिंदल साहब भी मंत्री रहे। वो इलेक्शन के कुछ महीने पहले, कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन की और उन्हें भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिला। सुशील गुप्ता आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट थे कुरुक्षेत्र से, जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन के तहत बने थे, और नवीन जिंदल साहब को चुनाव में जीत हासिल हुई। लेकिन सावित्री जिंदल चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बताया गया कि उन्होंने खुद ही ये बताया है कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहती, जो बस सिद्ध हो गया कि जो गलत प्रचार हो रहा था। जब वहां टिकट डिक्लेयर हो गए तो सावित्री जिंदल साहब ने अपने कार्यकर्ताओं से मिलते हुए जिंदल हाउस में ये स्पष्ट रूप से कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी की कभी सदस्य नहीं थी। नवीन जिंदल जरूर कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन की थी, लेकिन मैं कभी भारतीय जनता पार्टी की सदस्य नहीं थी और मैं तो चुनाव लड़ूंगी, और अब इंडिपेंडेंट लड़ूंगी या किसी पार्टी से लड़ूंगी ये तो अभी मैं बता नहीं सकती, लेकिन मैं चुनाव लड़ूंगी। इसका मतलब यह है कि ये समय वो आ गया है, आज से 1.5 साल पहले तक आप कल्पना नहीं कर सकते थे कि भारतीय जनता पार्टी में, मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी में कोई भी कैंडिडेट इस प्रकार का ओपन स्टेटमेंट दे सके और जो भी ऊपर से निर्णय हो जाए, चाहे वो सैनी साहब को हरियाणा का मुख्यमंत्री बना दिया जाए, चाहे भजन लाल शर्मा को राजस्थान का मुख्यमंत्री बना दिया जाए, या यादव जी को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया जाए, या गुजरात में पूरी की पूरी कैबिनेट बदल दी जाए और एक ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया जाए जो पूरे कक्ष में विधायकों में सबसे पीछे बैठा हो और जिसे ये कल्पना भी ना हो कि कभी मंत्री वो बनेगा, उसे मुख्यमंत्री बना दिया जाए। क्योंकि भारतवर्ष के अंदर मोदी जी का डंका बोलता था, विदेश में बोलता था या नहीं बोलता था वो तो आप जानते हैं कि कितना प्रचार प्रसार है और कितनी वास्तविकता है। लेकिन सावित्री जिंदल ने जो हरियाणा के अंदर एक ओपन ली, तो इसका मतलब ये एक इंडिकेशन दिख रहा है कि वो लोग जो कि कांग्रेस में थे और लंबे समय तक कांग्रेस में उनका परिवार था और जो भारतीय जनता पार्टी में गए थे, और जिन लोगों को राज्यसभा और लोकसभा का टिकट मिला है और जो जीत के आज भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े पदों में बैठे हैं, अब उनके अंदर एक नया चिंतन शुरू हो गया है कि क्या उन्होंने गलती की कि वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए या उनको कांग्रेस की तरफ रुख कर लेना चाहिए। और ये आप जानते हैं कि जो 240 सीटें भारतीय जनता पार्टी की हैं, उसमें से करीब 130-135 पार्लियामेंट मेंबर्स ऐसे हैं लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर भी अधिकांश जो कांग्रेसी थे, कांग्रेसी बैकग्राउंड के थे और कांग्रेस को धता बताते हुए भारतीय जनता पार्टी में आए और भारतीय जनता पार्टी ने अपने पुराने कार्यकर्ताओं को किनारे करके उनको राज्यसभा या लोकसभा भेज दिया। बहुत सारे लोग हैं हर प्रदेश में, और यही हरियाणा के टिकट वितरण में हुआ है। तो सावित्री जिंदल का ये कदम, जबकि बेटा उनका भारतीय जनता पार्टी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इसका माने वो भविष्य में अपनी संभावनाएं जिंदल परिवार नहीं देख रहा है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, और उन्हें भविष्य की संभावनाएं अब कांग्रेस के अंदर दिखाई शुरू हो गई हैं, पड़नी शुरू हो गई हैं। और क्योंकि पुराने राजनीतिज्ञ हैं और उन्हें राजनीतिक नब्ज का पता है और जमीनी हलचल का पता है, तो उन्हें यह पता है कि हरियाणा के अंदर अगली सरकार कांग्रेस की आने वाली है और भारतीय जनता पार्टी का पतन की शुरुआत जो हुई है, जिसका इंडिकेशन बिहार से भी मिल रहा है, जहां पे नीतीश कुमार आके लालू प्रसाद यादव से मिल रहे हैं। 2 दिन में 2 मुलाकातें हो चुकी हैं और ये भी बिल्कुल जिस प्रकार के हाव भाव नीतीश जी के रहते हैं और जिस प्रकार से पलटने के पहले
वो अपने भाव भंगिमाओं को बदलते हैं, उससे भी लग रहा है कि नीतीश कुमार भी एक तरह से उन्होंने जो काम करना था इंडिया गठबंधन को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करके वो कर दिया। जाति जनगणना में बीजेपी को एक्सपोज कर दिया, केसी त्यागी के माध्यम से लिटरल एंट्री में एक्सपोज कर दिया और अग्निवीर पे एक्सपोज कर दिया, फिर उन्हें सस्पेंड करके और उसके बाद लालू प्रसाद यादव से उनकी 2 बार की मीटिंग, ये दिखाती है कि बिहार के अंदर भी एक सत्ता परिवर्तन होने वाला है और जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट केंद्रीय सत्ता पे पड़ेगा। तो माननीय मोदी जी की एक स्थिति और खराब हो रही है। वेस्ट बंगाल के अंदर हंगामा किया जा रहा था कि जो एक डॉक्टर के साथ रेप हुआ था उस पर कठोरतम दंड दिया जाए। ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री हैं उन पे चारों तरफ से गोदी मीडिया का आक्रमण था। ममता बनर्जी ने विधानसभा के अंदर एक बिल पास किया कि जो दोषी हो, रेप का दोषी हो, उसे 15 दिन के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट में सजा दिलाकर उसे फांसी का दंड दिया जाए। और ये वेलकम स्टेप था, पूरे हिंदुस्तान के अंदर इसकी सराहना हो रही थी। लेकिन गवर्नर साहब ने, वेस्ट बंगाल के गवर्नर साहब ने इसको अनुमति नहीं दी और इसको रोक लिया। अब ये रोकने का कारण क्या है, इसको स्वीकृति न देने का कारण क्या है कि क्या भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि इस प्रकार के कठोर दंड मिले और 15 दिन के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट निर्णय ले और उनको ऑफिशियली लीगली फांसी दी जाए, बनिस्बत इस तरह जो पहले गोली मार दी जाती थी, बिना जांच के गोली मार दी जाती थी, वाहवाही लूटी जाती थी, वो जंगल राज का एक प्रतीक था। और 15 दिन के अंदर कानूनी प्रक्रिया को पूरा करके उसको फांसी पे लटकाना एक कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन उसको गवर्नर साहब ने रोक दिया। अब आप देखें हरियाणा के अंदर एक और प्रकरण दिखाई पड़ता है। अगर आप उस वीडियो को आप देखेंगे, कर्णदेव कंबोज साहब जो विधायक थे, एक मंत्री थे और भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चे के अध्यक्ष थे, उनको मनाने के लिए नायब सिंह सैनी साहब जाते हैं। नायब सिंह सैनी साहब उनसे हाथ मिलाने का प्रयास करते हैं और कंबोज साहब उनके हाथ को झटकते हैं और हाथ जोड़ लेते हैं। इसका मतलब यह है कि आपसे भर पाया, अब आपसे दूरी रहना मेरे लिए बेहतर है, मैं उचित नहीं समझता आपसे हाथ मिलाऊं। तो जिस प्रकार का विद्रोह हरियाणा के अंदर दिख रहा है, ये तो अभी शुरुआत है। अच्छा, इसकी काट कांग्रेस ने इतनी अच्छी तरह से ढूंढी है, जिसमें कपोल कल्पनाएं शुरू हो गई हैं, गोदी मीडिया ने अपने हवाई जहाज उड़ाने शुरू कर दिए हैं और चर्चाएं शुरू कर दी हैं। और उन चर्चाओं में जो कांग्रेस का पक्ष रखना चाहते हैं उनको या तो म्यूट कर दिया जाता है, या जब ये लोग पैनलिस्ट बोलने की कोशिश करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों की आवाजें ऊंची कर दी जाती हैं, इनकी आवाजें नीची कर दी जाती हैं। कल मैं एक रिपब्लिक टीवी का एक प्रोग्राम देख रहा था, प्रोफेसर मेहरोत्रा, संतोष मेहरोत्रा जो बहुत बड़े अर्थशास्त्री हिंदुस्तान के हैं, वो बोलने का प्रयास कर रहे हैं उन्हें किस प्रकार से मजबूर किया, बेइज्जत किया अपनी उम्र से दुगनी उम्र के व्यक्ति को, कि उन्हें चर्चा को छोड़ के जाना पड़ा। यही गोदी मीडिया जो हम जैसे बुजुर्ग पैनलिस्ट होते हैं उनका किस प्रकार से अपमान करते हैं। लेकिन चलिए, थोड़े दिन की बात हो रही है, हम तो जनता तक बात पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए वहां जाते हैं। जैसे कि आप देखें कि इन लोगों ने कितना निरंकुश एक मीडिया तंत्र पैदा कर दिया है और अपने को ये जर्नलिस्ट कहते हैं। इसके बाद आप देखें कांग्रेस ने जो हरियाणा के अंदर एक रणनीति अपनाई है कि अभी उन्होंने टिकट डिक्लेयर नहीं किए। टिकट डिक्लेयर न करने का मुख्य कारण यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने गलती कर दी, कांग्रेस वो गलती नहीं करना चाहती। भारतीय जनता पार्टी ने टिकट डिक्लेयर कर दिए, आईएनएलडी से आने वालों को टिकट दे दिए, जजपा से आने वालों को टिकट दे दिए, कांग्रेस से आने वालों को टिकट दे दिए। कांग्रेस ने 2-3 महीने पहले से ही अपने कैंडिडेट जिनको वो चाहते थे कि चुनाव लड़ें, उन्हें क्लियर सिग्नल दे दिया था कि आप क्षेत्र में काम करें। और मैं 2-3 चुनाव क्षेत्र जो आसपास के हैं उनमें तो जानता हूं कि जो लड़ने वाले कैंडिडेट्स हैं जिन्हें टिकट मिलना है, वो 2-3 महीने से लगातार गांव की यात्राएं कर रहे हैं और संपर्क स्थापित कर रहे हैं। लेकिन उनका नाम इसलिए डिक्लेयर नहीं हो रहा है कि अगर अभी डिक्लेयर कर देंगे तो वही स्थिति ना हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी की हुई है। लेकिन लास्ट मोमेंट पे अपना नाम डिक्लेयर होगा तो जो ऐसे लोग होंगे जो डिससेटिस्फाइड होंगे, जो रेबल बनने की जिनकी संभावना है और अपना पेपर नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, वो न कर पाए और विद्रोह को थोड़ा दबा दिया जाए। और जिस प्रकार से पूरे हिंदुस्तान के मीडिया में आज हरियाणा के और जम्मू एंड कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार की भगदड़ मची है, वो स्थिति कांग्रेस के साथ ना हो।
तो सारी रणनीति और सारे समय के परिवर्तन को देखकर ऐसा लग रहा है आज की तारीख में कि हरियाणा के अंदर तो मैदान बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने के हैं, और जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भी वही स्थिति है। महाराष्ट्र के अंदर राहुल गांधी ने जिस प्रकार से मीटिंग की है और जिस प्रकार का रिस्पांस उनको मिला है और जिस प्रकार पब्लिक ने रिएक्शन दी है, जब छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति के गिरने की उन्होंने बात की है, वहां की लोगों की भावनाएं जिस प्रकार से लोगों ने समझी हैं, उससे ऐसा लगता है कि पूरा समय बदल गया है और ये समय वो होने वाला है जिसमें माननीय मोदी जी जब विदेश यात्रा से लौट के आएंगे तो उनको एयरपोर्ट में कोई रिसीव नहीं करेगा। एक और व्यक्ति को जो अच्छा खासा जिसका काल चल रहा था, चंपई सोरेन झारखंड में, उसको भी भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रकार से बर्बाद कर दिया। उसे जब एक मजबूर किया या उसको प्रलोभन दिया, उसके बेटे के माध्यम से उसको प्रलोभन दिया कि आप भारतीय जनता पार्टी में आ जाइए और हेमंत सोरेन को धोखा दे दीजिए, उन्होंने दे दिया क्योंकि बेटे की बातों पे वो आ गए। और जबकि हमेशा जब वो विधानसभा का चुनाव जीते हैं तो बड़ी छोटी मार्जिन पे जीते हैं, लेकिन वो आ तो गए। जब कोल्हान क्षेत्र जो उनका क्षेत्र माना जाता है, जब पहुंचे तो उन्होंने देखा उनको रिसीव करने के लिए जो पुराने लोग थे वो बिल्कुल नदारद हैं। और हेमंत सोरेन ने भी राहुल गांधी से मिलके और खड़गे साहब से मिलके एक रणनीति बना ली है कि वहां पे एक ऐसा मजबूत कैंडिडेट इनके खिलाफ लड़ाया जाएगा, चाहे वो जेएमएम का हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के जिसका टिकट कटेगा चंपाई सोरेन को टिकट देने की वजह से उसको हो, जो 2500 वोट से केवल हारा है, जिससे चंपाई सोरेन को विधानसभा जाने से रोका जा सके। एक और अच्छी घटना है कि राहुल कंवल जो एक अपने को पत्रकार कहते हैं और एक ऐसी चर्चा जिसके अंदर इंदिरा जी के ऊपर और कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के ऊपर टिप्पणी कर रहा था भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति, और वो चुपचाप उसको सुन रहे थे, तो कांग्रेस के लोगों ने उनके डिबेट्स का बाइकआउट करने का निर्णय ले लिया था। वो राहुल कंवल कांग्रेस मुख्यालय पहुंचते हैं, खड़गे साहब से मिलते हैं, पदाधिकारियों से मिलते हैं और अपना स्पष्टीकरण देते हैं और निवेदन करते हैं कि कांग्रेस के लोगों को, रिप्रेजेंटेटिव्स को हमारी डिबेट्स में भेजिए, क्योंकि हमारा दर्शक अब बिल्कुल निराश हो गया है, वो देखना पसंद नहीं कर रहा, वो यूट्यूब देख रहा है और टीवी चैनल्स की जो व्यूअरशिप है वो लगातार गिरती चली आ रही है। ये भी शुभ संकेत है। मुझे लगता है जो बाकी बचे खुचे गोदी मीडिया वाले हैं उनको भी सचेत होंगे, खड़गे साहब से मिलेंगे, राहुल गांधी से मिलेंगे, पवन खेड़ा से मिलेंगे और वहां जाके निवेदन करेंगे कि आप आगे से हम ऐसा नहीं होने देंगे जिसमें आपके जो पैनलिस्ट होंगे उनको हम चुप कराएंगे या म्यूट कराएंगे या उनको बीजेपी वालों से ज्यादा बुलवाएंगे, बीजेपी वालों को 15 मिनट बुलवाएंगे और आपको 2 मिनट में काट देंगे। ये शुभ संकेत हैं। समय बदल रहा है और समय होत बलवान, वही अर्जुन वही बाण। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।